नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर अहमद मिश्र। चीन में और एक तरह से देखा जाए तो एशिया में काफी उथल पुथल मची है अलग अलग तरीके से। अभी तक श्रीलंका में जो कुछ चल रहा था, उससे पहले पाकिस्तान में राजनीतिक गतिविधियां किस तरीके से चल रही थी, और अब चीन में और ताइवान में जो कुछ हो रहा है उससे भी वहां पे काफी हलचल मची हुई है। अमेरिका की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, लोअर हाउस जिसको कहते हैं, उसकी अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी आई थी पिछले हफ्ते अमेरिका को, माफ कीजिएगा, ताइवान पहुंची थी, और उसको लेकर के चीन ने कड़ी आपत्ति, पहले भी चेतावनी दी थी कि वो ना आए, बावजूद इसके पेलोसी वहां पे पहुंची। और उसके बाद जिस तरह से चीन रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह से अपने वहां पर सेना भेज रहा है, वायु उसके जो सैन्य विमान है वो चक्कर लगा रहे हैं, वहां स्थितियां काफी एक तरीके से तनावपूर्ण बन गई। हमारे साथ स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं अनिल पांडे जी हैं। इनका इनको आप पहचानते भी होंगे, और मेरे साथ भी कुछ एक वार्ताओं में आपने देखा होगा। भारत में कई अखबारों में, कई मीडिया हाउसेज में काम करने के बाद ये काफी दिनों से चीन में है, बीजिंग में, और वहाँ चाइना रेडियो इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं, कॉलम्स लिखते हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो मुझको लगा कि जो चीन में, ताइवान में जो कुछ हो रहा है, इनसे बेहतर कौन जानेगा, तो सीधे मैं इन्हीं से बात करता हूँ, और इन्हीं के जरिए मैं भी समझता हूँ और आप भी समझिए कि वहां पे क्या हो रहा है। तो अनिल जी, सबसे पहले यही बताइए कि जो पेलोसी के जाने के बाद जिस तरीके से चीन ताइवान के ऊपर एक तरीके से टूट पड़ा है, तो क्या हो रहा है अभी, क्या वहां पर हलचल है? देखिए समीर जी, आप जानते हैं कि जो ताइवान, जैसे भारत में आप लोग उसको ताइवान कहते हैं, चीन में उसको ताइवान बोला जाता है। जी। जो ताइवान को चीन हमेशा से, जैसा कि हम जानते हैं हिस्ट्री में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और उनका जो हुआ, फिर उसके बाद चांग काई शेक ये कहते हैं ताइवान उस वाले हिस्से में भाग गए। जो चीन का हिस्ट्री है उसके हिसाब से जब से नए चीन गणराज्य की स्थापना हुई है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तभी से शुरुआत से ही चीन ने कभी भी ताइवान को एक अलग देश या अलग उसके तौर पर नहीं माना है। तो जो भी आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन हो, डब्ल्यूएचओ हो, किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर हो, चीन हमेशा कोशिश चीन की रहती है कि ताइवान को कोई मान्यता ना मिले। और ताइवान में अगर कोई भी अमेरिकी या कोई भी पश्चिमी देश का प्रतिनिधि जाने की कोशिश करता है तो चीन की ओर से बहुत कड़ी आपत्ति जताई जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि नैन्सी पेलोसी जो है वो तमाम इनकी जो है जिसको कह सकते हैं चेतावनी को दरकिनार कर अमेरिकी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो लीडर हैं वो वहां पर पहुंच गई। और चीन ने बहुत उसको लेकर नाराजगी जताई। और ये ऐसा मुझे लगता है शायद दशकों में या बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि कोई अमेरिका का इतना वरिष्ठ जो लीडर है, प्रतिनिधि है, वो ताइवान पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है, इसको लेकर चीन काफी भड़क गया है। मैं आपको चीन के कुछ स्टेटमेंट बताता हूँ कि चीन में किस तरह से बोला जा रहा है। चीन ने बोला है कि हम अमेरिका से इतने नाराज है कि उन्होंने बोला है चीन और अमेरिका की जो रक्षा मंत्रालयों के बीच जो बैठक होती है उसको भी रद्द कर दिया है। सुरक्षा सैन्य समुद्री सुरक्षा परामर्श तंत्र पर जो सम्मेलन था उसको चीन ने कैंसिल कर दिया है। और इनके बीच जो अवैध अप्रवासियों को की अदला बदली होनी थी वो कैंसिल कर दिया गया है। और चीन और अमेरिका ने जो जलवायु परिवर्तन जिसको लेकर वैश्विक मंच पर तमाम देश मतभेदों के बावजूद एकजुट रहने की कोशिश करते हैं, खासतौर पर जो बाइडेन के आने के बाद। हालांकि ट्रंप पीछे हट गए थे उस मामले पर, तो उसको लेकर भी उन्होंने निलंबित करने की बात कही है। हम चीन और अमेरिका के बीच हम हट जाएंगे। और चीन बहुत दिनों से इसको लेकर चेतावनी जता रहा था, जब से भी अमेरिका ने घोषणा की थी। हालांकि अमेरिका सरकार ने इसको थोड़ा डाउन प्ले, इसको थोड़ा इसको नीचा कहें कि इसको हल्का कमतर आंकने की कोशिश की है कि हमारा इस दौरे से कोई इतना लेना देना ज्यादा नहीं है। लेकिन चीन इस पे बहुत गंभीर रूप दिखाता है। और जैसा आपने देखा कि जो साउथ चाइना, दक्षिण चीन सागर के आसपास चीनी विमान और ये सब कुछ दौरा कर रहे हैं, मतलब उसका गश्ती वगैरह लगा रहे हैं। तो चीन का कहना है कि हम तो अपने इलाके में कर रहे हैं, आपको ये अधिकार किसने दिया, ये हमारा इंटरनल मैटर है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में भी अगर किसी क्षेत्र में जो विवादित क्षेत्र हो या जहां पर कहीं पर कुछ हो, अगर कोई पश्चिमी नेता या प्रतिनिधि आता है या उसकी यात्रा करता है, उस पर बयान देता है, तो भारत भी सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आती है। लेकिन चीन, शायद चीन को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो पाएगा, ऐसा होगा कि नैन्सी पेलोसी जैसी जो लीडर हैं, जो अभी कुछ समय पहले तक ही बहुत एक्टिव रही हैं,
तो उनका ताइवान पहुंचना, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताइवान पहुंचना, इससे पहले भी अमेरिका की ओर से ताइवान को बार बार हथियार बेचे जाने की बात है। जो वहां पर अमेरिकन जो बिल पास होते हैं उसमें ताइवान की रक्षा करने की बात की जाती है। और जब अभी आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले जापान की यात्रा पर जब भी जो बाइडेन थे और दूसरे लीडर भी जब उसकी मीटिंग हुई थी जापान में, तो तब भी उन्होंने कहा था कि अगर चीन की ओर से कुछ होता है या जापान की, हम ताइवान की हम पूरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एक जाहिर सी बात है, चीन को संदेश देने की कोशिश हो रही है कि हम जो है ताइवान के साथ है। लेकिन जिस तरह से चीन का रुख है, चीन इस बात से बहुत नाराज है, और चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट भी आया है कि उन्होंने नैन्सी पेलोसी और उनके पूरे परिवार पर ही प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं पिछले कई वर्षों में मुझे लगता है कि अगर अमेरिका की ओर से थोड़ा इस मामले को टोन डाउन करने की कोशिश नहीं हुई तो शायद अमेरिका और चीन के रिश्ते फिर बहुत खराब हो सकते हैं, और शायद कहीं ये कहीं युद्ध की स्थिति शायद कहीं थोड़ा बहुत लगता है कि कहीं बन ना जाए फ्यूचर में। समीर भाई, एक एक चीज मुझको ये बताइए कि ये तो आपने बताया जो एक तरीके से वहां पे सरकार रिएक्ट कर रही है, या फिर आमतौर पर वहां मीडिया भी जो है वो सरकारी मीडिया है वो वही बातें करता है। क्या इन जनरल वहां का जो आम आदमी है वो इसको किस तरीके से वहां पे वहां के सोशल मीडिया में कैसी चर्चाएं इस पर हो रही हैं, जो इतनी धमकियों के बावजूद, चाइना की इतनी धमकी के बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई, और तो वहां इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये सीधे सीधे एक तरीके से चीन को चुनौती के रूप में वहां के आम नागरिक देख रहे हैं, या फिर इसको एक सामान्य विजिट की तरह से वहां पे देख रहे हैं? सामान्य विजिट की तरह से तो खैर नहीं देखेंगे। क्या है, मतलब किस तरीके की रिएक्शन है वहां पे आम लोगों? देखिए देखिए समीर जी, बात यह है कि जो जैसा कि आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है, क्योंकि आपने बोला यहाँ की सरकारी मीडिया, तो आप समझते हैं कि जो भी खबरें सोशल मीडिया है उसके थ्रू भी लोगों तक पहुंचती हैं, तो सरकार जो चाहती है आमतौर पे, जो सरकार का मत होता है वही लगभग लोगों का मत बन जाता है। लोगों को सब चीजें वही लगती हैं जो सरकार की ओर से सोची समझी या फिर सरकार की ओर से घोषणा की जाती है। तो आमतौर पर सब लोगों को लगता है कि ताइवान जो चीन का हिस्सा है, एक ना एक दिन वो हमारे साथ आ ही जाएगा। और अमेरिका बीच में पड़ रहा है, तो आप अमेरिका तो यूक्रेन को बचा नहीं पाया। वो चीन में जो अमेरिका और रशिया के जो वॉर है, जिसको अमेरिका ने बोला था स्पेशल ऑपरेशन, आमतौर पे चीन में भी उसको स्पेशल ऑपरेशन बोला गया बहुत दिनों तक। तो उसको लेकर भी उनका कहना है, जब आप यूक्रेन को लगभग 4 महीने हो गए हैं, इससे ज्यादा हो गए, आप उनको कुछ नहीं कर पा रहे हो, उनकी लड़ाई लंबी खींचे जा रहे हो, तुम हमारा ताइवान का क्या बिगाड़ लोगे, हम तो बहुत मजबूत हैं। मतलब आम लोगों में इस तरह की है कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हमारे हमको अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं चाहता है। और खास तौर पर अगर चीन के साथ ताइवान की लड़ाई होती है या फिर अमेरिका बीच में कूदता है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे देश उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो उससे मामला और बिगड़ सकता है। और जैसा हम जान रहे हैं, कोविड के बाद पूरी वैश्विक आर्थिक स्थिति कमजोर है, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी चरमराई हुई है। तो ऐसे में आम लोग नहीं चाहते हैं कि एक इस तरह का कोई युद्ध का माहौल बने। लेकिन जैसा जहां तक उनकी सोच या विचार की बात है, तो लगभग सरकार से मिलती जुलती उनकी सोच है, जैसा कि मीडिया में अक्सर आता है, तो उनको लगभग उसी तरह का फील मिलता है। जो अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि ताइवान में जिस तरीके से वहाँ के लोग रिएक्ट कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि वो अपने साथ वेपन्स रखें, उनको तैयार, युद्ध के लिए एक तरीके से तैयार रखने को कहा जा रहा है, जैसे चाइना जब जो वहां पर रिएक्ट कर रहा है जिस तरह से। तो क्या है ये प्रतिक्रिया ताइवान में? क्या जो वहां पर एक बहुसंख्यक समाज है, वहां का ज्यादातर लोग इसी तरह की भावना वाले हैं, या वहां भी इसमें बटे हुए हैं, और ये बंटवारा लगभग किस तरीके का है? जी समीर भाई, मैं एक बार एक ताइवान की लेडी से मिला था, वो कुछ मीडिया और इन सब चीजों से जुड़ी हुई थी। तो उनको, जैसा कि आप जानते हैं कि ताइवान में भी तरह तरह के ओपिनियन वाले लोग हैं, जैसा कि जापान में आपको देखने को मिलता है, कुछ सरकार के पक्ष में बोलते हैं, कुछ विपक्ष में बोलते हैं। तो ताइवान में भी कुछ इस तरह का माहौल है। हालांकि जो आपने बताया, हथियारों की ट्रेनिंग हो या फिर जो वहाँ की सरकार, जो वहाँ की जो लीडर हैं, उनकी ओर से जो बार बार बयान आते हैं, तो वहाँ के लोग भी अपनी सरकार से या अपने नेताओं से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन वहां पर कुछ एक ऐसा तबका भी है जो चाहता है कि लड़ाई ना हो, संघर्ष ना हो, और हम शांति से रहें, क्योंकि उनको भी समझ में आता है कि चीन हमारा पड़ोसी देश है। और उनकी लैंग्वेज भी उनकी लगभग मिलती जुलती है, क्योंकि वो यहाँ पर मैंडरिन बोलते हैं और वहां पर वो आपका कैंटोनीज, या उसको एक ट्रेडिशनल चाइनीज के तौर पर बोला, जो पारंपरिक जो हम चीनी भाषा बोलते हैं वो बोलते हैं, और यहाँ पर सिंप्लीफाइड चीनी भाषा बोली जाती है, मैंडरिन।
तो उनको लगभग बहुत कुछ उनका एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि चीन के साथ लड़ाई हो या किसी अन्य देश के साथ उनका युद्ध हो या फिर ऐसी कोई स्थिति बने। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि वहाँ पिछली जो सरकार बनी है कुछ समय से, कुछ सालों से, वो बहुत आक्रामक है और खास तौर पर पश्चिम के करीब आने की कोशिश है। उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो, उनके हथियार लेने की कोशिश वो कर रहे हैं अमेरिका से या अन्य देशों से। लेकिन लोगों को मुझे लगता है समीर भाई, मेरा व्यक्तिगत मानना भी है कि जब से ये यूक्रेन और रशिया युद्ध हुआ है, उसमें जो लोगों ने अमेरिका की स्थिति देखी है या फिर यूरोप की स्थिति देखी है, ऐसे में मुझे लगता है कि ताइवान भी बहुत फूक-फूक कर कदम, भले ही वो चेतावनी दे रहे हों या लोग समझ रहे हों इस बात को, लेकिन उनको भी समझ में आता है कि अमेरिका उनका कितना साथ देगा, पश्चिमी देश देश उनके कितने साथ आएँगे, ये 100% कोई कह हाँ, नहीं सकता है। अंत में अभी तो लड़ाई उन्हीं को लड़नी है और उन्हीं को हारनी है, अभी तो उकसा उन्हीं को दे रहे जीतनी हैं, है, हारनी उसके है। बाद उन्हीं को कूदना है। और चीन के आगे ताइवान कितना, वो कितनी क्रांति कर लेंगे सबको पता है। इसमें एक चीज। और जैसा हाँ आप जानते हैं कि ताइवान एक छोटा-सा द्वीप है, एक आइलैंड है। हाँ, मैं ताइवान के बहुत करीब तक जा चुका हूँ और जी। लगभग मैं वहाँ से ताइवान जाने ही वाला था। मेरे एक फ्रांस के दोस्त हैं उनके साथ, लेकिन हमको, क्योंकि उनको फ्रेंच लोगों को तो वीज़ा उनको ऑन अराइवल था, कोई इश्यू था नहीं, लेकिन मेरे को वहाँ पर पोर्ट पर रोक दिया। तो फिर हम दोनों दोस्त उस चीन के उस दक्षिणी अच्छा। शहर पर रुक गए और हमने वहाँ से देखा कि किस तरह शिप वगैरह जा रहे थे, तो बहुत हाँ नज़दीक है। मतलब हाँ, आप सोचिए कि बहुत चारों तरफ से चीन की ओर से घिरा, चीन से लगभग घिरा हुआ है आसपास, बहुत नजदीक में है वो। जी। तो एक तरह से ताइवान भी कोई ऐसी बहुत बड़ी स्थिति में नहीं है, इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि वो आज के दिन चीन के साथ लड़ाई लड़ना चाहेगा। हालांकि चीन भी नहीं चाहेगा कि संघर्ष हो, लेकिन अब वही चीज है कि आप वन चाइना पॉलिसी की बात करते हैं। उन्होंने बोला अमेरिका और हमारे बीच में जो दो विज्ञप्तियां साइन हुई थी पहले, हम उसमें भी अमेरिका ने वादा किया है कि वो ताइवान को कोई रिकॉग्निशन नहीं देता है, यूनाइटेड नेशन में उनको कोई मान्यता नहीं मिलती और बहुत से देश उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं और भारत ने भी ऑफिशियली उनको, ताइवान को नहीं माना है अभी तक। और भारत की ओर से भी शायद कोई अभी तक इस मुद्दे पर कोई खास बयान भी मेरे ख्याल से नहीं आया है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि ताइवान में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वहां पर जो नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है, तो क्या इसको लेकर के भी वहां की राजनीति होती है कि चीन का कौन, चीन के साथ रहने में कौन सा वर्ग है जो समर्थक है, या फिर वो अलग होकर के एक अलग राष्ट्र के रूप में ही रहना चाहता है, उसका समर्थक है, या फिर चुनाव में केवल अलग होने वाले तबके को ही वहां पर प्रमुखता दी जाती है या चुनाव में जीत होती है? यानी राजनीतिक रूप से वहां पर ये मुद्दा कैसे हैंडल किया जाता है? समीर जी, मुझे लगता है पिछले चुनाव तक जब जब नेता थे, अभी तो महिला उनकी जो नेता हैं वो बनी हैं कुछ समय से, तो उनसे पहले जो सरकार थी वहां पर, वो बहुत हद तक चीन के साथ संबंधों को एक तरह से सहेज कर रखना चाह रही थी वो, क्योंकि चीन और इनके आपस में रिश्ते, टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत चीजों में इनके आपस में रिश्ते जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ताइवान के लोग चीन में काम भी करते हैं और बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, जॉब करते हैं। इस तरह के लोग हैं, मैं मिला भी हूँ उन लोगों से। लेकिन जो नई सरकार आई वो इसी वादे को लेकर चुनाव में जीती कि हम जो है, हम अपनी राष्ट्र को हम बना के रखना चाहते हैं, हम अपनी जो हमारी संप्रभुता है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह का राजनीतिक माहौल वहां पर था, जिसके बाद ये जो नई पार्टी की सरकार बनी और लोगों ने उसको जिताया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों में भी अलग अलग तरह के मत हैं। जो नई सरकार आई तो उनको भी बहुत बड़ा सपोर्ट था, लेकिन विपक्षी दल जो है, जो मुझे जहां तक समझ में आया था पहले, तो वो कुछ न कुछ चीन को लेकर सहानुभूति रखती थी। जो यहाँ की मेन लैंड यहाँ पर कहा जाता है, चीन की मुख्य भूमि, जो आमतौर पर चीन में, उसको तो अलग देश मानते नहीं है, वो कहते हैं अलग हमारे, बस हमारा राज्य है वो। जी। आपने बताया बड़ी दिलचस्प बात की आपका फ्रेंच फ्रेंड को तो अनुमति मिल गई वहां जाने की, और आप चीनी नागरिक भी नहीं है, और लेकिन चीन में रहने की वजह से आपको वहां नहीं जाने दिया गया। नहीं 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 समीर हाँ भाई, चीन में रहने की वजह से नहीं, क्योंकि हाँ, भारतीय व्यक्ति को ताइवान में जाने के लिए वीजा आपको लेना होता है पहले। हम जी। जो है चीन के उस शहर में गए हुए थे घूमने के लिए, तो हम वहां से शिप के जरिए जाना चाहते थे, वहां से आधे घंटे या 1 घंटे में अच्छा। पहुंच जाते हैं आराम से। हाँ हाँ। तो क्योंकि मेरे पास लीगल वीजा नहीं था, क्योंकि मुझे वीजा बनवाना पड़ता उनके उनके काउंसलेट या जो भी वहां पर जाके, तो मेरे पास नहीं था। फ्रेंच व्यक्ति को
जरूरत नहीं है, वो पहुंच के वहां पर ताइवान पे पहुंच के एक स्टैंप लगा दी जाती, वो तो उनके लिए इश्यू हो जाता। मतलब भारतीय नागरिकों को वहाँ वीजा ऑन अराइवल की सुविधा नहीं है ताइवान में? हाँ, जब मैं गया था, जब मैं कुछ साल पहले गया था तो तब हम्म। वहां पर नहीं थी, अभी मुझे वर्तमान स्थिति नहीं पता, लेकिन तब उस हाँ, समय हमको वीजा, आपको पहले ही वीजा लेना होता था, जैसे बहुत सारे देशों के लिए आपको लेना होता है। जी। तो खैर, मेरा जो जी जी। सवाल था, मेरी जो जानने में दिलचस्पी ये थी कि जो ताइवान के लोग हैं वो बीजिंग या चाइना के शहरों में अगर आ रहे हैं और यहाँ के लोग जो जा रहे हैं, तो उसमें क्या किसी तरीके का कोई दिक्कत होती है? उनमें आपस में एक दूसरे के प्रति किस तरीके का एक व्यवहार होता है, या उनको कैसे वेलकम करते हैं, वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं? समीर समीर जी, लगभग ये वैसी स्थिति है जैसे कि हम भारत पाकिस्तान के लोग मिलते हैं, ऐसा लगता है जब हम सरकार के तौर पर देखते हैं तो ऐसा लगता है हम बहुत बड़े दुश्मन हैं, एक दूसरे को हाँ। गोली मार देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन हम जब देश से बाहर मिलते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसा लगता है यार वो तो अपने ही भाई हैं, अपने ही लोग हैं, क्या उनमें क्या और हम में क्या फर्क है। मैं चीन में भी बहुत सारे पाकिस्तानियों से मिला हूँ, ऐसे ही जापानी लोग भी यहाँ पर जो रहते हैं उनको भी बहुत कुछ, यहाँ पर चीनियों से उनने शादी की है, इंटर रिलीजियस मैरिजेस हुई हैं, इंटर जो जो आपका मिक्स में शादियां हुई हैं, उनके बच्चे हुए हैं। ऐसी ताइवान के भी लोग हैं जो हो सकता है पॉलिटिकली वो न्यूट्रल हो, लेकिन वो आमतौर पर लोग ऐसे ही जैसे हम लोग सोचते हैं, उनकी भी लगभग ऐसी सोच है। और हो सकता है कुछ हार्डकोर वहां पर भी लोग हों कि वो जो बहुत बिल्कुल जो कट्टर हैं, और ऐसे ही हम्म। चीन में भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, और आपका बहुत बहुत आभार। आगे कुछ नए घटनाक्रम कुछ होते हैं, कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, तो आपसे हम फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी समीर भाई, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आप शो को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपका तरीका है, तो एक बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से बहुत सारे आजकल सनसनीखेज तमाम खबरें पैदा की जा रही हैं, उसके दौर में आप जैसे जो पत्रकार हैं जिन्होंने बहुत अच्छे प्रतिष्ठान में पहले काम किया है, तो ये एक एक लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है, सेट कर रहे हैं आप लोग। तो मैं कहूँगा धन्यवाद आपके लिए, बहुत आपको। बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कोशिश यही है कि इस तरह से हम जानकारी पूर्ण और ऑथेंटिक चीजें लोगों तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जी लोगों समीर का ही भाई, सहयोग है, तभी ये संभव हो पा रहा है। जी, जी थैंक बिल्कुल। यू। आप जिस जिस कोशिश के साथ लगे हुए हैं, मुझे लगता है आप जरूर सफल होंगे और हम आपके साथ हैं सर।